अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और हमारा जो आज का फ़िज़िक्स में टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चे आपने अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है इसी सीक्वेंस के साथ जिस तरीके से आपको लेक्चर दिया जाएगा। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर लगती है तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, तो वो उस चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन पर प्रोड्यूस कर देती है, मतलब मोशन होने लग जाती है उसके अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। इसको अगर हम एग्जांपल से देखें तो एक टेबल पड़ी हुई है और आप उस टेबल को पुश कर रहे हैं। आप टेबल को जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाकर पुश करेंगे, आप देखेंगे कि टेबल भी उसी ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी। अब ये जो टेबल मूव कर रही है, इसका मतलब है कि बॉडी वो जो टेबल है वो एक्सेलरेट हुई है, आगे हुई है, मोशन उसके अंदर हुई है। और ये मोशन क्यों हुई है? क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई ना कोई फ़ोर्स लगाई है, आपने उसको पुश किया, आपने उसको धक्का दिया है। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो टेबल के अंदर मोशन आई है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स के। जितनी फोर्स आप लगाएंगे, जितना ज़ोर से आप टेबल को पुश करेंगे, धक्का देंगे, टेबल भी उतनी ही तेज़ी के साथ आगे की तरफ जाएगी। अगर आप हल्का हल्का सा उसको पुश करेंगे तो वो भी स्लोली स्लोली जाएगी, लेकिन अगर आप एक ही दम ज़्यादा फोर्स लगा के उसको पुश करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो दूसरी बात वो कहता है कि अच्छा जी, मैग्नीट्यूड जो है ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। लेकिन यही एक्सेलरेशन क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। डियर बच्चों, इक्वेशन ये आपका न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये पूरी की पूरी ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मेजर है। पहला ये कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ये कि ये एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस डेफिनेशन के बाद हम थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, तो उसको पहले हम समझते हैं और फिर आपको आगे लेक्चर देंगे। जी, अब जैसे डेफिनेशन के अंदर उसने 2 पॉइंट्स हमने कहा है कि हमें उसने बताए हैं। उसने कहा है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ़ोर्स के। दूसरा उसने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, ये तो हमने टेबल की एग्जांपल ले ली। अब मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, इसका ये ऐसे समझते हैं कि एक ट्रक हो और एक कार हो। अब कार छोटी है, कार का मास कम है, तो कार की स्पीड ज़्यादा है होती है ट्रक से। तो इसका मतलब है कि कार का मास कम होगा तो कार के अंदर मोशन जब वो करेगी तो एक्सेलरेट जब करेगी तो वो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। और ट्रक का मास ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा। इसलिए अक्सर आप रोड पर देखते हैं तो कार जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रक को ओवरटेक करती है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ, क्योंकि पहली इक्वेशन यही बता रही है और दूसरी इक्वेशन कहती है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि फ़िज़िक्स में हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हम कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनल की जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर इक्वल का साइन लगाया और हमने कह दिया कि ये एक कांस्टेंट है एफ बाय एम। इस कांस्टेंट को हम लेट्स सपोज कहते हैं कि ये कांस्टेंट के है। और अपनी आसानी के लिए हम इस के को 1 कह देते हैं। तो जब हम के को 1 कहेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी
F/m। के को हमने 1 कह दिया, के का यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं ब्रैकेट डाल के। ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब m को a के पास ले जाएं क्योंकि m नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास आएगा am इज़ इक्वल टू f। मज़ीद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो f इज़ इक्वल टू ma। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। अब इसके यूनिट को भी देखते जाएं। इसका यूनिट बहुत आसान है, यहीं से हम फार्मूले से ही यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट हमने देखना है कि क्या आता है। मैस का यूनिट क्या होता है बच्चों? आपको याद है मैस का यूनिट केजी होता है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? जी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है न्यूटन के। ये एन ठीक नहीं आया, न्यूटन के। तो हम एक न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक न्यूटन क्या है। एक न्यूटन वो चीज़ है कि अगर एक न्यूटन फोर्स जो है एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मैस के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, हम उसको कहते हैं कि ये 1 न्यूटन के इक्वल होगा। तो किलोग्राम के साथ स्टैंडर्ड जो कांस्टेंट है वो 1 है। 1 किलोग्राम मैस हो और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो वो 1 न्यूटन बनता है। चलें यही चीज़ हम अपनी स्लाइड्स में देखते हैं। जी, तो ये देखें क्या हुआ। सेम वही a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f/m के, और m जो है वो a के साथ चला गया है। वहाँ से प्रोपोर्शनल को हमने रिमूव किया, k इंट्रोड्यूस किया। k क्या है बता दिया है साथ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस k को हमने 1 के इक्वल कहा है अपनी आसानी के लिए। तो हमारे पास f इज़ इक्वल टू ma आ गया। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब इसका यूनिट देखते हैं तो कहता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। और ये कैसे आया है? एफ का यूनिट क्या हो गया? 1 न्यूटन, और मैस केजी, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। वो फोर्स है जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, किसके अंदर? 1 किलोग्राम मैस के अंदर। ये हमारे पास था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत आसान है। कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, दोनों इक्वल होंगे जो मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन ओपोजिट होगी। जैसे देखें ए और बी दो बॉडीज़ हैं। ए ने क्या किया है? बी को थप्पड़ लगाया है, तो रिटर्न में बी खामोश तो नहीं बैठेगा। बी भी क्या करेगा? ए को थप्पड़ लगाएगा, और उसी फोर्स के साथ लगाएगा, उतनी ज़ोर के साथ जितना उसको पड़ चुका है। तो ये क्या हो गया? रिएक्शन हो गया बी का ए के ऊपर। लेकिन दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, डायरेक्शंस दोनों के ऊपर, मतलब एक ए को लगा रहा है, ए बॉडी बी को लगा रहा है थप्पड़, और बी जो है वो ए को लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। इसको कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एक और भी डेफिनेशन है। वो कहता है कि अगर इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, एक बॉडी कोई फोर्स एक्सर्ट करती है किसी दूसरी सेकंड बॉडी पर, तो द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल, तो सेकंड बॉडी भी उसके ऊपर बिल्कुल इक्वल एक्सर्ट करेगी फोर्स, एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो ये भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर वही फोर्स एक्सर्ट करेगी। दोनों सेम डेफिनेशंस हैं और इजी है। इसकी देखते हैं कि अब जैसे अभी बात हुई कि दो बॉडीज़ हैं, दोनों एक दूसरे पर एक्शन देती हैं। एक एक्शन करता है और दूसरा उसका रद्द अमल देता है, रिएक्शन देता है। तो एक्शन फोर्स क्या होगी? अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी। ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाती है, दिस फोर्स इज एक्शन फोर्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं ज़रा पहले। जैसे ये देखें, एक पर्सन है बोट के ऊपर, जो है वो उसको चला रहा है। अब
ये पर्सन क्या कर रहा है, अगर ये पानी जो है उसको पुश करता है पीछे की तरफ, तो बोट किधर जाएगी? बिल्कुल, बोट आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये पर्सन जो फ़ोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर वो चप्पू के साथ, तो ये क्या करेगा, ये पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, ये एक्शन दे रहा है, मतलब ये एक्शन की फ़ोर्स लगा रहा है। और रिटर्न में जो पानी पीछे गया है, उसने कोई ना कोई रिएक्शन दिया है, तो वो रिएक्शन उसने कैसे दिया है, उसने बोट को आगे की तरफ पुश कर दिया है। तो ये पानी ने उसको रिएक्शन दिया है। तो हम यही चीज़ कहते हैं कि ए बॉडी, फ़र्ज़ करें वो पर्सन जो है वो ए हो और बोट जो है बी हो, तो ये क्या होगा, A body exert a force on B body. This force is called action. और रिएक्शन फोर्स क्या होती है, अब बी बॉडी ए के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, तो ये क्या होगा, रिएक्शन होगा किसका, बी ऑन द ए। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है गन एंड बुलेट की। देखें एक्शन को, अब गन से फायर निकला है, गन से बुलेट निकली है, बुलेट क्या हुई है, एक्सीलरेट आगे की तरफ जा रही है। आप देखें जब आप फायर करते हैं ना, तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, और जैसे ही बुलेट गन से निकलती है तो हमारे कंधे को झटका सा लगता है, हाथ हमारा पीछे की तरफ पुश होता है, शोल्डर जर्क खाता है। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हुआ है। बुलेट जैसे ही बाहर गई आगे की तरफ, तो रिटर्न में हमारे शोल्डर को जर्क लगता है, रिकॉइलिंग फोर्स लगती है गन की, तो इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और ये याद रखें कि एक्शन और रिएक्शंस हम एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते, दो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से लिखना है प्यारे बच्चों, और याद भी करें। थैंक यू।